आज हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड का स्टडी करेंगे, जिसे अनीस जंग ने लिखा है। सर्वप्रथम मैं अनीस जंग के बारे में बताता हूँ। अनीस जंग एक भारतीय लेखिका, पत्रकार तथा भारत और विदेश में समाचार पत्रों के लिए स्तंभकार हैं, जिनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था। वह हैदराबाद के एक कुलीन परिवार से हैं। उनके पिता नवाब होश जंग एक प्रसिद्ध विद्वान और कवि थे और हैदराबाद राज्य के अंतिम निजाम के लिए सलाहकार के रूप में सेवा की। उनकी मां और भाई भी उर्दू कवि हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत यूथ टाइम्स ऑफ इंडिया प्रकाशन के साथ लेखन से की। उनकी कुछ किताबें जो महिलाओं के रोज़मर्रा से जुड़ी हैं, जैसे नाइट ऑफ द न्यू मून, सेवन सिस्टर्स प्रमुख हैं। अब मैं लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड की समरी बताता हूँ। कहानी गरीब बच्चों की है जो कूड़े के ढेर से अपनी रोटियों की तलाश करते हैं। उन्हीं में साहेब नाम का एक लड़का है जो इसी तरह से अपनी रोटी की जुगाड़ करता है। कभी कभी साहेब को कूड़े की ढेर से 1 रुपये या 10 रुपये का नोट मिल जाता है। लेखिका की प्रतिदिन साहब से भेंट होती है। वर्षों पहले साहेब बांग्लादेश में अपना घर छोड़कर आ गया था। वह पड़ोस में कूड़े के ढेरों से सोने खंगालने का प्रयास कर रहा है। लेखिका साहब से पूछती है कि वह ऐसा क्यों करता है। साहेब बड़बड़ाता है कि उसके पास करने को और कुछ नहीं है। उसके पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वह निर्धन है और नंगे पांव काम करता है। साहेब जैसे अन्य 10,000 जूते विहीन कूड़े के ढेर में से कबाड़ उठाने वाले हैं। ये लोग दिल्ली के बाहरी किनारे पर सीमापुरी में रहते हैं। मिट्टी के घरौंदों में, जिन पर टीन या तिरपाल की छत है, किंतु वे मल निकास, गंदे पानी की नालियों या पेयजल से वंचित हैं। ये अनधिकृत रूप से भूमि पर कब्जा करने वाले वे बांग्लादेशी हैं जो 1971 में यहाँ आए थे। वे पिछले 30 साल से बिना किसी पहचान पत्र या आदेश पत्र के यहाँ पर हैं। वे खेलने के पात्र हैं। राशन कार्ड की सहायता से उन्हें अनाज मिल जाता है। जीवित रहने के लिए भोजन पहचान पत्र से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्हें जहाँ कहीं भोजन मिल जाता है वहीं उनसे DNS लगा लेते हैं, जो उनके गमन भवन बन जाते हैं। उनमें बच्चे बड़े होते हैं और जीवित रहने में बच्चे बन जाते हैं। सीमापुरी में जीवित रहने का अर्थ है कूड़े करकट में अपनी जीविका तलाशना। वर्ष बीतने के साथ कूड़ा करकट में से मूल्यवान वस्तुएं ढूंढना एक कला का रूप धारण कर लिया है। उनके लिए कूड़ा तो सोना है। यह उनकी दैनिक रोटी है और सिर के ऊपर की छत। कई बार साहेब कूड़े के ढेर में 1 रुपया या 10 रुपये का नोट पा लेता है। तब अधिक पाने की आशा होती है। कूड़े करकट का उनके लिए उनके माता पिता की समझ से अलग अर्थ है।
बच्चों के लिए यह आश्चर्य से लिपटा हुआ है, बड़ों के लिए यह जीवित रहने का साधन है। ठंड में एक प्रातःकाल लेखिका साहेब को पड़ोस के एक क्लब के कांटेदार बाड़ लगे द्वार के पास खड़ा पाती है। वह दो नवयुवकों को टेनिस खेलते हुए देख रहा है। वह सफ़ेद वस्त्र पहने हुए हैं। साहेब को यह खेल अच्छा लगता है, किंतु वह इस बाड़ के पीछे खड़े होकर देखने से ही संतुष्ट है। साहेब किसी के शेष हुए टेनिस के जूते पहने हुए हैं, जो उसकी रंग उड़ी हुई कमीज और निकर पर अजीब हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो जंग में चला जाए, छेद वाला जूता भी एक स्वप्न के सत्य होने जैसा है, किंतु उसकी पहुंच से बाहर है। यह प्रातःकाल साहेब दूध की दुकान की ओर जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का डब्बा है। वह एक चाय की दुकान पर काम करता है। उसे 800 रुपये और उसके 3 समय का भोजन मिलता है। साहब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। उसके चेहरे से ठंडता मुक्त दिखना लुप्त हो गया है। चाय की दुकान में काम करके वह प्रसन्न प्रतीत नहीं होता है। फिरोजाबाद में लेखिका की मुकेश से भेंट होती है। उसका परिवार चूड़ियाँ बनाने में लीन है, किंतु मुकेश स्वयं अपना स्वामी बनने की जिद पर डटा हुआ है। वह प्रकट करता है, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। वह कहता है, मैं कार चलाने वाला बनूंगा। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। प्रत्येक दूसरे परिवार चूड़ियाँ बनाने के काम में व्यस्त हैं। परिवार में भट्ठियों के सामने काम करते हुए, शीशे को जोड़ लगाते हुए, स्त्रियों के लिए चूड़ियाँ बनाते हुए कई पीढ़ियाँ बिता दी हैं। उनमें से कोई भी यह नहीं जानता कि मुकेश जैसे छोटे लड़के के लिए उच्च तापमान वाली शीशे की भट्ठी पर वायु एवं प्रकाश रहित तंग कोठरी में काम करना अवैध है। वे दिन के प्रकाश के पूरे समय कठोर परिश्रम करने में बिताते हैं, अपनी आँखों की चमक खो बैठते हैं। यदि कानून को दोष से लागू किया जाए तो यह मुकेश और उस जैसे 20,000 बच्चों को गर्म भट्ठियों से मुक्त कर देगा। वे बदबूदार तंग गलियों से जो कूड़े करकट से भरी पड़ी है, उन घरों के समीप से गुजरते हुए जाते हैं, जो ढाती हुई दीवारें और स्थिर लटकते हुए दरवाजे और खिड़की रहित तंग कोठरियाँ मात्र हैं। यहाँ मानव और पशु एक साथ निवास करते हैं। वे मध्य निर्मित एक नल झूठा में पहुँचते हैं। इसके एक हिस्से में सूखी घास की छत लगी है। एक कमज़ोर नवयुवती लड़की के चूल्हे पर शाम का भोजन बन रहा है। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है और 3 पुरुषों की देखभाल करने वाली उसका पति मुकेश और उसका पिता है। पिता एक निर्धन चूड़ियाँ बनाने वाला है। वह वर्षों तक कठोर परिश्रम करने के बावजूद पहले एक दर्जी के रूप में और फिर चूड़ियाँ बनाने वाले के रूप में वह एक मकान को पुनः बनाने और अपने दोनों बालकों को विद्यालय भेजने में असमर्थ रहा है। जो कुछ वह उन्हें सिखा पाया है, वह वही है जो वह जानता है, चूड़ियाँ बनाने की कला। मुकेश की दादी ने चूड़ियों के शीशों की पालिश करने में उड़ी से अपने
पति को अंधा होते हुए देखा है। वह कहती है कि यह उसका भाग्य है। उसका निहित अर्थ है कि प्रभु प्रदत्त कुटुंब रेखा नहीं तोड़ी जा सकती है। तो चूड़ी निर्माताओं की जाति में उत्पन्न हुए हैं और उन्होंने विभिन्न रंग की चूड़ियों के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं देखा है। लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ बैठकर रंगीन शीशे के टुकड़ों को जोड़कर चूड़ियों के सर्कल बनाते हैं। वे अंधेरी झोपड़ियों में तेल के दियों की टिमटिमाती हुई लौ की पंक्तियों के आगे काम करते हैं। उनकी आवाज़ बाहर से प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे में अधिक अभ्यस्त है। व्यतीत होने से पहले ही संभवतः वे कई बार अपनी आँखों की ज्योति खो देते हैं। फीकी गुलाबी पोशाक पहने हुए एक युवा लड़की सविता एक बुजुर्ग महिला के साथ बैठी है। वह शीशे के टुकड़ों को टाँके लगा रही है। उसके हाथ किसी मशीन के हैम्पटन की भांति मशीनी रूप से चलते हैं। शायद वह उन वाहनों के पवित्रता के विषय में नहीं जानती जिनको बनाने में वह सहायता करती है। उसके पास बैठी स्त्री ने जीवन पर्यंत एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया है। उसका पति लहराती हुई दाढ़ी वाला वृद्ध व्यक्ति है। वह चूड़ियों का अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। उसने परिवार के रहने के लिए एक मकान बनाया है। उसके सिर पर छत है। फिरोजाबाद में समय के साथ बहुत कम बदलाव हुआ है। परिवारों के पास खाने को पर्याप्त भोजन नहीं है। उनके पास इतना धन नहीं है कि चूड़ियाँ बनाने के धंधे को जारी रखने के अतिरिक्त कोई अन्य काम कर सकें। वे उन बिचौलियों के कुचक्र में फंस गए हैं। उनके पिता और दादा परदादा को जाल में फंसाया था। बस बरसों तक मस्तिष्क को शून्य कर देने वाले परिश्रम ने उनकी पहल करने की कभी संभावनाओं और स्वप्न देखने की सामर्थ्य को समाप्त कर दिया है। वह किसी सहकारी संस्था में संगठित होने के अनिच्छुक हैं। उन्हें डर है कि पुलिस द्वारा उन्हें केवल अवैध कार्य करने के लिए पकड़ा जाएगा, पीटा जाएगा और कारागार में डाल दिया जाएगा। उनके मध्य कोई नेता नहीं है। कोई भी उन्हें वस्तुओं को पृथक रूप से देखने में सहायता नहीं करता है। वे सब थके हुए प्रतीत होते हैं। वे गरीब, उदासीन, लालच और अन्याय के बातें करते हैं। अब मैं इसे लाइन बाय लाइन पढ़ाता हूँ। Why do you do this? I asked Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Why do you do this? तुम यह कार्य क्यों करते हो? तुम यह कार्य क्यों करते हो? I asked साहेब, मैं साहब से प्रतिदिन पूछती हूँ। मैं साहब से प्रतिदिन पूछती हूँ। अर्थात लेखिका यह कह रही हैं कि वह साहब से प्रतिदिन पूछती हैं कि वह यह काम क्यों करता है। I ask साहेब, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dump. Garbage मतलब कूड़ा करकट और dumps में से ढेर। ऑफ नेबरहुड, नेबरहुड भी होता है पड़ोस। क्लियर? तो देखिए, I encounter every morning scrounging for gold
इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। मैं साहेब से पूछती हूँ जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उससे मिलती हूँ। क्लियर? इनकाउंटर मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, प्रतिदिन सुबह, इज क्राउजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप। अर्थात जब मैं प्रतिदिन कूड़े के ढेर में सोने की खोज, गोल्ड, सोने की खोज करते हुए पड़ोस में उससे मिलती हूँ। साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो। साहेब ने अपना घर बहुत पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिस्ट, देखिए सेट अमिस्ट, अमिस्ट मीन्स बीच में। द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी। ढाका के हर खेतों के बीच, ढाका के हर खेतों के बीच में बने अपने घर, हिज होम, अपने घर की उसे थोड़ी भी डिस्टेंट मेमोरी, इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, यानी थोड़ी भी मेमोरी नहीं है, थोड़ी भी याद नहीं है। There were many storms that swept away। देखिए swept away मतलब होता है तहस नहस कर दिया। There were many storms that swept away, swept away means तहस नहस कर दिया। Their fields and homes, his mother tells him, मतलब उसकी माँ उसे बताती है। His mother tells him, उसकी माँ उसे बताती है कि there were many storms, बहुत से तूफान आए, that swept away their fields and homes, जिसने उनके घरों और खेतों को तहस नहस कर दिया। That's why they left looking for, look for में होता तलाश करना। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives। देखिए That's why, यही कारण है कि सोने की तलाश में, लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में उसे बड़े शहर में आना पड़ा। देखिए लुकिंग फॉर गोल्ड इन बिग सिटी, अर्थात कहा जा रहा है कि सोने की तलाश में उस बड़े शहर में वह आया। Where he now lives, जहां वह अब रहता है। I have nothing else to do। देखिए I have nothing else to do, मेरे पास कोई काम नहीं है। He muttered, muttered में से, मटर में होता है बड़बड़ाना, मतलब वह बड़बड़ाता है। He mutters looking far away, मतलब एक तरफ देखते हुए वह मटर्स बुदबुदाता है। Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound। Go to school, स्कूल जाओ। I say glibly, मैंने बड़ी आराम से कह दिया, बिना सोचे विचारे मैं कह देती हूँ। रियलाइजिंग इमीडिएटली, परंतु शीघ्र ही मैं महसूस करती हूँ, ध्यान में आता है, हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि सलाह कितनी खोखली प्रतीत होती है। होलो में से
खोखली, कि सलाह कितनी खोखली प्रतीत होती है। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मतलब लड़के ने कहा कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में या मेरे आस पास में कोई स्कूल नहीं है। व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, जब बन जाएगा तब मैं जाऊंगा, जब स्कूल बन जाएगा तब मैं जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मतलब आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, मैंने मजाकपूर्ण ढंग से पूछा। हाफ जोकिंग का मतलब मजाकपूर्ण, मैंने मजाकपूर्ण तरीके से पूछा, अगर मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम जाओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, हाँ उसने एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ, उसने एक चौड़ी मुस्कुराहट के साथ अपना विचार व्यक्त किया, बोला कि हाँ। ब्रॉडली में से चौड़ा, ठीक है, ब्रॉडली में से चौड़ा। अ फ्यू डेज लेटर, देखिए अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद, आई सी माई रनिंग अप टू मी, देखिए कुछ दिन बाद मैं उसे भागकर अपने पास आता देखती हूँ। अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन बाद मैं उसे भागकर अपने पास आते हुए देखती हूँ। इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया? इट टेक्स लॉन्गर अ बिल्ड, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से embarrassed at having made a promise that was not meant, देखिए इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, आई से embarrassed at having made a promise that was not meant, एक झूठे वादे से असमंजस में पड़ी मैं कहती हूँ, एक झूठे वादे से असमंजस में पड़ी मैं कहती हूँ। देखिए आई से एम्बैरेस्ड, असमंजस में पड़ी, घबरा करके मैं पड़ी उस झूठे वादे के बारे में कहती हूँ। क्या कहती हूँ? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है, स्कूल बनाने में अधिक समय लगता है। बट promises like mine abounds in every corner of his bleak world, परंतु मेरे जैसे वायदे, promises like mine, मेरे जैसे वायदे तो उसकी अंधेरी दुनिया में बहुत हैं, परंतु मेरे जैसे वादे उसकी अंधेरी दुनिया में बहुत सारे हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क्ड हिम हिज नेम, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम मतलब उसे जानने के कई महीने बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम उसे जानने के कई महीने बाद, आई आस्क्ड हिम हिज नेम मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। साहब ए आलम ही अनाउंसेस, देखिए वह कहता है, वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। देखिए साहब ए आलम ही अनाउंसेस, वह कहता है कि वह नहीं जानता कि
इसका क्या अर्थ है। ही डज नॉट नो वॉट इट मीन्स, वह नहीं जानता कि इसका क्या अर्थ है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स में से ब्रह्मांड, यूनिवर्स में से ब्रह्मांड, अगर वह इसका अर्थ जानता होगा। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, अगर वह इसका अर्थ जानता होगा। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता, तो उसे विश्वास करना मुश्किल हो जाता। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, ही रोम्स द स्ट्रीट्स with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon। मतलब कहा जा रहा है कि रोम्स, इसमें एक रोम में होता है घूमना, वंडर। अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, अपने नाम के अर्थ से अनभिज्ञ वह, ही रोम्स, वह अपने मित्रों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी ऑफ barefoot boys who appear like morning birds and disappear at noon, जो सुबह पक्षियों की तरह नजर आते हैं और दोपहर होते होते गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, देखिए कह रहे हैं कि कई महीने के बाद आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, मतलब वह ये कहना चाहते हैं कि कई महीनों के बाद अब मैं उनमें से प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज में से पहचानना, यानी कई महीनों के बाद अब मैं उनमें से प्रत्येक को, ईच ऑफ देम, प्रत्येक को पहचानने लगी हूँ। वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, तुम चप्पल क्यों नहीं पहनी है। देखिए वाई आर्ट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है, या तुमने चप्पल क्यों नहीं पहना है। आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर्स सिंपली, मतलब मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, मेरी माँ ने उन्हें सेल्फ से नीचे नहीं उतारा। ही आंसर्ड सिंपली, वह बहुत ही सीधा साधा जवाब दिया। इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। देखिए इवन इफ सी डिड, यदि वह उतार भी देती, लड़का कहता है यदि वह सेल्फ से उतार भी देती तो क्या, ही वुड थ्रो देम ऑफ, तो ये उनको फेंक देता। थ्रो देम ऑफ, वह उनको फेंक देता। एड्स अनदर, एक दूसरा कहता है। हु इज वियरिंग शूज, जो ऐसे जूते पहने हुए हैं दैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे से
मेल नहीं खाते हैं, ठीक है। दैट डू नॉट मैच, जो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैं इस पर टिप्पणी की, ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, तो वह कुछ नहीं कहता। सेज नथिंग, वह कुछ नहीं कहता, बस एक पैर से दूसरे पैर पर खड़ा होता है। देखिए, व्हेन आई कमेंट ऑन इट, ही सफल्स हिज फीट एंड सेज नथिंग, तो वह कुछ भी नहीं कहता है, बल्कि एक पैर से दूसरे पैर पर वह खड़ा होता है। सफल मतलब बदलते रहना। आई वॉन्ट शूज, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ। आई वॉन्ट शूज, मुझे जूते चाहिए या मैं जूते चाहता हूँ। सेज अ थर्ड बॉय मतलब एक तीसरा लड़का कहता है। हु हैज़ नेवर ओड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसने अपने जीवन में कभी जूते नहीं पहने थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश का भ्रमण करते हुए। आई हैव सीन चिल्ड्रेन वॉकिंग बेयरफुट इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड, मतलब देश का भ्रमण करते हुए मैंने शहरों में, इन सिटीज़ शहरों में, ऑन विलेज रोड गांव की सड़कों पर नंगे पांव घूमते हुए, बेयरफुट नंगे पांव घूमते हुए बच्चों को देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक स्पष्टीकरण यह है कि यह पैसे की कमी के कारण नहीं है। एक एक्सप्लेनेशन यह है कि इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, लैक मीन्स कमी, यह पैसे के कमी के कारण नहीं है। बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, बल्कि नंगे पांव रहना परंपरा के कारण है। अर्थात वे नंगे पांव रहते हुए अभ्यस्त हो चुके थे, इसी वजह से वे नंगे पांव थे। आई वंडर, मैं हैरान हो गई। इफ दिस इज मनली एन एक्सक्यूज, कि क्या यह एक लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का बहाना है। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हुई, हैरान हुई कि क्या एक लगातार चलती गरीबी को, लगातार परपेचुअल में होता है निरंतर, लगातार, एक्सक्यूज मीन्स बहाना। आई वंडर, मुझे हैरानी हुई कि क्या यह लगातार चलती पॉवर्टी मीन्स गरीबी, लगातार चलती गरीबी को उचित ठहराने का बहाना है।